हे गाइस, तो ये वीडियो होने वाली है इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स और इम्पोर्टेंट पार्ट्स के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन के, क्योंकि अब पेपर आ रहा है बहुत करीब। तो मैंने सोचा क्यों ना हम एक ऐसी वीडियो बना दें जिससे आप लोगों की मदद हो जाए कि क्या क्या इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं पढ़ने वाले जो हमें पढ़ने चाहिए, क्योंकि अब समय है हमारे पास बहुत कम। तो चलो देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं फटाफट से। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, 12 to 35 तक हमें पढ़ने हैं, हमारी ज़बान पे होने चाहिए। अगर मैं पूछता हूँ आपसे आर्टिकल 21 क्या है, तो आपको पता होना चाहिए वो क्या है, ठीक ना। अगर मैं पूछता हूँ आर्टिकल 21A क्या है, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ऐसे ही मैं डीपीएसपी की अगर मैं बात करता हूँ, डीपीएसपी में भी आपको सारे आर्टिकल्स पता होने चाहिए। जैसे जो इस समय चल रहा है लाइमलाइट में, वो है आर्टिकल 44, दैट इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो आपको पता होना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, ये भी आपको हल्की फुल्की हिंट होनी चाहिए, कि आपको बहुत डिटेल में नहीं पता होना चाहिए, बस आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑलरेडी एक राज्य में, एक स्टेट में लागू है। वो स्टेट का नाम है गोवा, और अभी दूसरे में उस लागू करने की बात चल रही है, उसका नाम है उत्तराखंड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पता होना चाहिए। रफ आपको आइडिया होना चाहिए कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। तो क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? देखो, सिविल, बीच में एक वर्ड आ रहा है सिविल। सिविल का मतलब है जितने भी आपके सिविल लॉज होंगे, यानी कि फैमिली से रिलेटेड, यानी कि डाइवोर्स। अभी क्या हो रहा है, सबका हिंदू का अलग हो रहा है, स्पेशल मैरिज एक्ट में अलग तरीके से चीज़ें चल रही, मुस्लिम का अलग चल रहा है। तो इसमें क्या किया जा रहा है, कोशिश ये की जा रही है कि एक लॉ हो। जैसे क्या है, क्रिमिनल लॉ सबके लिए एक, उसमें कोई धर्म के हिसाब से कुछ वो नहीं किया जाता कि मुसलमानों के लिए अलग होगा, हिंदुओं के लिए अलग होगा, सिख के लिए कुछ अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं। तो ऐसे ही कोशिश की जा रही है कि जो पर्सनल लॉज हैं, सिविल लॉज हैं, वो भी एक किए जाएँ ज़्यादातर हर धर्म के। तो इस पर काम चल रहा है, हो सकता है हो भी जाए अगले 4-5 साल बाद। बट हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड में आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से, स्टार्टिंग से। आर्टिकल 1, 2, 3 आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान की अगर टेरिटरी हम कब्जा कर रहे हैं तो वो कौन से आर्टिकल के तहत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से अगर उत्तराखंड निकाल रहे हैं तो वो किस आर्टिकल के तहत कर रहे हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो आर्टिकल 1, 2, 3 आपको कॉमेंट करके बताना है ये किसके तहत कर रहे हैं। हम आर्टिकल 1, 2, 3 में ही आपको जवाब मिल जाएगा। इसके बाद आर्टिकल 4 भी आपके लिए ज़रूरी है। इसके बाद 5, 6 और 8 और 9 भी ज़रूरी है। इसके बाद 11 ज़रूरी है। इसके बाद आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक तो सारे ही करने हैं, उसमें एक भी आर्टिकल आप छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 15 और 16 में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार आर्टिकल 15 और 16 क्या है। तो उसके लिए क्या है, डिस्क्रिमिनेशन दोनों में दे रखा है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेस्ड ऑफ समथिंग, कुछ चीज़ें दे रखी हैं। लेकिन जैसे ही आपको कन्फ्यूज़न अगर आपको दूर करनी है, तो वहाँ पे एक कीवर्ड दे रखा है आर्टिकल 16 में, डेट इज़ एम्प्लॉयमेंट, डेट इज़ जॉब, डेट इज़ क्या, डेट इज़ कि आपको अगर जॉब से रिलेटेड कोई भी शब्द दिखता है, ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई भी शब्द दिखता है, तो वो आर्टिकल 16 में चला जाएगा। आर्टिकल 15 में नॉर्मल डिस्क्रिमिनेशन की बात है, जॉब के डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड चीज़ें आर्टिकल 16 में दे रखी हैं। ये आपको याद कराने के लिए बोल रहा हूँ, चीज़ें पलट भी सकती हैं, बट आपको कीवर्ड याद रखना है कि एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड बात होगी तो आर्टिकल 16 हो जाएगा। एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स आपको पता ही है, आर्टिकल 18 है, ठीक है ना। अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये ज़बान पे होनी चाहिए, तब आप पूरी तरीके से तैयार होंगे। आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A, पहली बात तो राइट टू लाइफ में काफ़ी सारे, बहुत सारी चीज़ें, राइट टू मैरी भी है, ठीक है ना, शादी करने का अधिकार भी है, राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट भी है। तो उसमें एक पूरी लिस्ट है, अगर आप कहेंगे तो मैं मतलब आप मेरे को पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, मैं वो एक पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। होता है क्या कि कभी पूछ लेते हैं आर्टिकल 21 के अंदर में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं अब, तो एक पूरी लिस्ट है, वो 15-20 हैं। वो मैं, अगर आप मेरे को व्हाट्सएप करते हैं तो मैं वो भेज भी दूंगा, मैं नंबर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, और नीचे भी आपके आ जाएगा, वहाँ से भी आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो वो मैं एक लिस्ट आपको दे दूंगा। इसके बाद आर्टिकल 51A दैट इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो हमारी ड्यूटीज़ हैं। देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज से सिर्फ 6 या 7 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। वो क्या बनता है, पहली बात तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो थी वो क्या पार्ट थी कॉन्स्टिट्यूशन का, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो नहीं, तब पार्ट नहीं थी। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, तो फिर वो ऐड कब से हुई, कब हुई, किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुई, तो आपको पता होना चाहिए वो किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुई। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ऐड हुई। इसके बाद आपसे पूछा है किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए कि स्वर्ण सिंह
की जो कमेटी थी उसके रिकमेंडेशन पे हुई। इसके बाद क्या होगा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में एक राइट टू वोट करके ऑप्शन में दे देगा कि इनमें से कौन सी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है या फिर इनमें से कौन सी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। वहाँ पे एक राइट टू वोट आपको जरूर ऑप्शन मिलेगा। राइट टू वोट आपकी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ये चीज़ आपने याद रखना है बस। इसके बाद क्या होगा, उसमें से एक और क्वेश्चन बनता है इसमें से कि 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से कोई एक, जो 11 ड्यूटीज़ दे रखी हैं उनमें से कोई एक आपको नाम थोड़ा सा इधर उधर करके दे देंगे, कुछ अलग कर दिया होगा उन्होंने, वो पार्ट का कुछ हिस्सा बदल देंगे उस ड्यूटी का, और आपसे पूछ लेंगे इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। अगर आपने अच्छी तरीके से नहीं पढ़ी होंगी वो 11 की 11 ड्यूटी, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे और गलत मार्क करके आएंगे। इसके बाद ये पूछते हैं कि 11th फंडामेंटल ड्यूटी कब हुई, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 11th फंडामेंटल ड्यूटी हमारी कब ऐड हुई है। सो स्टार्टिंग में 1976 में जितनी ड्यूटीज़ थी वो 10 ड्यूटी थी, ठीक है ना। इसके बाद फंडामेंटल राइट से ही एक क्वेश्चन आता है, राइट टू प्रॉपर्टी अब क्या है, अब फंडामेंटल राइट है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अब आर्टिकल 300A में है क्या, राइट टू प्रॉपर्टी। तो ये सारी चीज़ें आपको मुंह ज़बानी याद होनी चाहिए। अभी यही पूछ लेता है आर्टिकल 300A में कि कौन से आर्टिकल में या किस अमेंडमेंट के थ्रू वहाँ पे गई है, वो अमेंडमेंट आपको पता होना चाहिए, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़बान पे याद होनी चाहिए। इसके बाद हम आते हैं प्रेसिडेंट पे। प्रेसिडेंट के देखिए आर्टिकल्स ज़रूरी नहीं है ज़्यादा याद करने, इम्पीचमेंट का याद कर लेना 61, और इसके बाद उसकी जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है, डेट इज़ लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, डेट इज़ 1, 2, 3, आर्टिकल नंबर 1, 2, 3, और उसी को जस्ट थोड़ा सा उसमें 90 ऐड कर दोगे तो बन जाएगी किसकी, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर आपको कोई ट्रिक भी चाहिए होगी तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, मैं कुछ ऐसी ट्रिक्स आपको बता दूंगा जिससे आपको, जो आप अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्टिकल्स याद कर लिए, आर्टिकल 74 से लेकर 123 तक, तो आपको स्टेट के पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, सेम टू सेम आर्टिकल आपको स्टेट में ही मिलेंगे। उसके लिए मेरे पास ट्रिक है, अगर आप वो कहेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं वो ट्रिक भी आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो देखिए, प्रेसिडेंट को आपने अच्छे से पढ़ना है, उसकी पावर्स अच्छे से पढ़नी है, उसकी क्या क्या पावर्स हैं, ठीक है, ये चीज़ें आपने करनी है। आर्टिकल 74, 75 और 79 ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इनको तन मन धन से पढ़ना है आपने। इसके बाद मैं बात करता हूँ, डायरेक्ट हम आते हैं आर्टिकल 108 में, जॉइंट सिटिंग्स। अब जॉइंट सिटिंग से जो क्वेश्चन आता है वो तो डायरेक्ट आ जाएगा, या फिर कि जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस कहाँ दे रखी है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 108 में दे रखी है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जॉइंट सेटिंग कब कब किस किस बिल के लिए बुलाई जा सकती है, तो आपको पता होना चाहिए कि मनी बिल के लिए तो बुलाई नहीं जा सकती, ठीक है ना, तो वो आपको पता होना चाहिए। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के लिए नहीं बुलाई जा सकती, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर अमेंड करना है तब नहीं बुलाई जा सकती, ठीक है ना। तो ये सब जो बेसिक सी चीज़ें हैं ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि बुलाई किस चीज़ के लिए जा सकती है, वो है सिर्फ एक ऑर्डिनरी बिल के लिए बुलाई जा सकती है। अगर उसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं तब आप बुला सकते हैं, और बुलाएगा कौन, प्रेसिडेंट, और उसको प्रिसाइड कौन करेगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा लोकसभा का स्पीकर, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं 110 में, मनी बिल क्या है, ठीक है। मनी बिल आपको आइडिया हल्का रफ आइडिया होना चाहिए। मनी बिल का वैसे डिटेल में तो पूछते नहीं, इसमें सीधे पूछते हैं 110 में क्या दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए मनी बिल दे रखा है। इसके बाद 112, 112, आर्टिकल 112 आपके लिए बहुत ज़रूरी रहता है। वो क्यों, उसका एक रीज़न है, क्योंकि आपका जो बजट है वही है आर्टिकल 112, जिसको आप बोलते हैं ना बजट आ रहा है, 1 फरवरी को बजट आता है आजकल, तो 1 फरवरी को जो बजट आता है उसी को बोलते हैं हम आर्टिकल 112, डेट इज़ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हमें सारे सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स पता होने चाहिए, 124 से लेकर जितने भी जहाँ तक जाते हैं, 145, 146 जितने भी जा रहे हैं, 145 तक जा रहे हैं, 143 तक जा रहे हैं, वो आपको पता होने चाहिए। उसमें भी क्या है, जितने भी ऑड आर्टिकल्स हैं वो ज़्यादा आपके काम के हैं। एक इवन आर्टिकल आपके लिए बहुत ज़रूरी है, डेट इज़ 136, आर्टिकल 136, डेट इज़ SLP, स्पेशल लीव पिटीशन। जो भी आप केसेस जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, वो एक प्रोसेस के, ड्यू प्रोसेस के तहत जाते हैं। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला जाएगा, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट जब आप जाएंगे तो वो SLP के थ्रू जाते हैं। आप में से कई लोग बोलेंगे नहीं हम तो डायरेक्ट भी जा सकते हैं, हाँ वो जा सकते हैं, बट आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ दे रखी है, तो आप आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं जब आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा तब, ठीक। इसके बाद क्या होगा, इतना होने के बाद हमें क्या है, ये तो सारे करने ही करने। इसके बाद हमें पढ़ना है CAG का आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। मैं अटॉर्नी जनरल बताना भूल गया, 76 अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल है 76, वो आपको पता होना चाहिए। CAG का आर्टिकल है 148, वो आपको पता होना चाहिए। CAG को कौन रिमूव कर सकता है, उसका रिमूवल का प्रोसेस कहाँ दे रखा है, वो आपने पता होना चाहिए। और
हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल का प्रोसेस कहाँ दे रखा है वो आपको पता होना चाहिए। ये सारा सब कुछ आपको आर्टिकल 124 में ही मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इन दोनों का प्रोसेस सेम है, रिमूवल का CAG का और हाई कोर्ट के जजेस का। ठीक है, हाई कोर्ट का जज अगर अपना रेजिग्नेशन दे रहा है तो वो किसे देगा वो आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपने पता होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स और हाई कोर्ट के आर्टिकल्स तो आपने छोड़ने नहीं है बिल्कुल भी। ठीक, तो ये चीज़ें करनी ही करनी है। इसके बाद स्टेट वाले आर्टिकल में आप आर्टिकल 169 दैट इज़ एबोलिशन एंड क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द स्टेट, वो दे रखा है, वो आपने पढ़ना है। और गवर्नर के देखिए, जब आप गवर्नर को पढ़ने का एक तरीका है, प्रेसिडेंट और गवर्नर को आपको साथ रख के पढ़ना है। इन दोनों की पार्टिंग पावर में कुछ बेसिक सा डिफरेंस है, वो आपको पता होना चाहिए। दोनों को जब साथ बैठ कर पढ़ेंगे आप तो काम हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं, मैंने स्टेट के मैं बता ही रहा हूँ कि मैं अगली वीडियो में एक स्टेट की ट्रिक बता दूंगा, जिससे आपको स्टेट, अगर आपने सेंटर के आर्टिकल्स पढ़ रखे हैं वहाँ से आपको स्टेट के अपने आप पता चल जाएंगे। इसके बाद हाई कोर्ट के सारे आर्टिकल्स लगभग करने हैं। मैं वैसे कुछ मार्क करा देता हूँ 224, 226, ये सब मैं अपनी क्लासेस में जब भी हमारी चलती है तो मैंने वहाँ पे मार्क भी करा रखे होते हैं अपने स्टूडेंट्स को। मैं वो आर्टिकल्स आपको बता भी दूंगा। तो देखिए, रिट्स वाला तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आर्टिकल 32 में है सुप्रीम कोर्ट के पास रिट इशूइंग पावर, तो हाई कोर्ट की वो कौन सी है। तो ये आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है कि जो हाई कोर्ट की रिट इशूइंग पावर है वो किस आर्टिकल में है। ठीक है ना, तो ये आपने बताना है। हाई कोर्ट वाले सारे करने हैं। इसके बाद मैं कुछ चुनिंदा आर्टिकल बताऊंगा, जैसे आर्टिकल 263 इंटर स्टेट काउंसिल पता होना चाहिए। आर्टिकल 280 दैट इज़ फाइनेंस कमीशन आपको पता होना चाहिए। फाइनेंस कमीशन के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में पता होना चाहिए। ऐसे ही इंटर स्टेट काउंसिल को कौन चेयर करता है, कौन चेयरपर्सन होता है वो पता होना चाहिए, उनका नाम पता होना चाहिए। फाइनेंस कमीशन पता होना चाहिए, फाइनेंस कमीशन कमेटी का जो चेयरपर्सन है या फिर जो भी है वो आपको पता होना चाहिए कि कितने 5 साल बाद आ रहा है, कौन चेयर कर रहा है उसको, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आर्टिकल डायरेक्ट आते हैं आर्टिकल 300A पे, मैंने बताया ही राइट टू प्रॉपर्टी वाला कहाँ चला गया है, तो वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद मैं अगर आता हूँ 312 दैट इज़ ऑल इंडिया सर्विसेज, जो आप तैयारी करते हैं IAS IPS की, वही है UPSC वाला ऑल इंडिया सर्विसेज 312। 315 में दे रखा है कमीशन के बारे में, UPSC स्टेट पीसेस के कमीशन दे रखे हैं 315 में। इसके बाद आते हैं हम डायरेक्ट 324 दैट इज़ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन को पढ़ना है आपने बहुत तल्लीनता से। इलेक्शन कमीशन से करेंट अफेयर से भी क्वेश्चन आते हैं और स्टैटिक से भी क्वेश्चन आते हैं। स्टैटिक से क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहला इलेक्शन कमिश्नर का नाम क्या था, वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो अभी इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनका नाम पता होना चाहिए। प्लस 2 इलेक्शन कमीशन है अलग से, उनके दोनों के नाम आपको पता होने चाहिए। तो ये चीज़ें इससे पूछेंगे। इसके बाद मैं बाकी सारे अभी स्किप करता हूँ। जो SC और STs के कमीशन दे रखे हैं उनको आपने पढ़ना है। उनके चेयरपर्सन के आपको नाम पता होना चाहिए। अगर आप नहीं भी आर्टिकल याद रखते हो तो सिर्फ आपको चेयरपर्सन के नाम से काम हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 352 से लेकर 361 तक आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक, देखिए इसका बहुत सरल सा तरीका है, इमरजेंसीज का एक बहुत सरल सा तरीका है। 4 साल का गैप रखो, 3 आर्टिकल लिखने हैं आपने, 4 का गैप करना है। 352 और इवन में चलना है, 352, 356, 360। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये होता है NSF करके आप ट्रिक भी है उससे भी याद कर सकते हो। बट अब NSF आपके काम नहीं आ रही, क्योंकि अब ये पूछते हैं आर्टिकल 355, 358, 359, 361। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें आपने याद करनी होंगी। कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ से अगर आपने इतना कर लिया जितना मैंने वीडियो में बताया है, ये मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है। अगर आप कहेंगे, आप अगर बोलेंगे कि भैया आप ऐसे से रिक्वेस्ट करते हैं कि हाँ ऐसी चीज़ें आप और भी बनाइए वीडियो, तो मैं बना सकता हूँ। वहाँ से आपकी बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और वीडियो में कमेंट करके बताना कि तुम्हें और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हें ऐसे ही बिल्कुल ये 13, 14, 15 मिनट की वीडियोस में इंटरेक्टिव वीडियो रहेंगी। इंटरेक्टिव तो इसमें क्या ही कर पाऊँगा, वो मैं बता दूंगा। जो भी आप देखिए जैसे पेपर बनता है वो मैं वैसा आपको बता दूंगा, उससे आपकी हेल्प हो जाएगी, उससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं कोशिश करूँगा हर दिन एक नई वीडियो लेकर आऊँ और आपकी जो शंकाएं हैं उनका निवारण कर दूँ। और हाँ, एक चीज़ और, शेड्यूल्स याद कर लेना बहुत ज़रूरी है, शेड्यूल्स याद करना। और एक अमेंडमेंट है, अगर आप देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दे रखी है लैंग्वेज से रिलेटेड। ठीक है ना, शेड्यूल 8 में कुछ लैंग्वेजेस ऐड हुई हैं, 8 लैंग्वेज अलग से ऐड हुई थी। पहले नॉर्मल 14 लैंग्वेजेस थी, फिर 8 और ऐड हुई। तो उनके आपको नाम पता होने चाहिए, उनका अमेंडमेंट एक्ट पता होना चाहिए। सिंधी लैंग्वेज सबसे पहले ऐड हुई थी, वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, इसके बाद जितनी भी थी
वो सारी आपको पता होनी चाहिए। कितने गुच्छे में कौन कौन सी लैंग्वेज ऐड हुई, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। शेड्यूल के लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा, ऐसा याद हो जाएगा कि आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। शेड्यूल्स नहीं भूलोगे, पार्ट्स नहीं भूलोगे, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो हाँ, और एक बात और कि हमारा बैच भी 17 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें भी अगर इनरोल होना तो उसमें भी इनरोल हो सकते हो। ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि सिलेक्शन घर में बैठे बैठे हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना।